मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखो बच्चों, पिछली क्लास में आपको जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसका नाम क्या था? ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये चैप्टर बच्चों पूरा किसके ऊपर था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर था, जो बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, है ना। और इस चैप्टर को बच्चों हमने कंप्लीट पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम जो है नई कविता पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ए न्यू पोएम, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ये बच्चों बहुत मशहूर कविता है। दिस इज वन ऑफ द वेल नोन वर्क्स बाय W.B. यीट्स। ये बच्चों W.B. यीट्स नाम के जो महान कवि हैं, उनकी महानतम कृतियों में से एक है। उससे पहले कि बच्चों मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जाऊं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। वो चीज बच्चों क्या है? ये आपका जो पहले वाला पार्ट था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें बच्चों पेज नंबर जो स्टार्टिंग वाला पेज है, जिसको कितना पेज कह सकते हैं आप, जहां से आपका लेसन शुरू हो रहा है, तो ये पेज नंबर बच्चों 46 है। इस पर ब्रैकेट में ये बच्चों एक डिब्बा बना करके आपको एक बात बताई गई थी जो मैंने आपको नहीं समझाई। जरा देखो, ओटो नोजे बॉर, ये बच्चों नाम है, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स। ही वॉज ए हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स का मतलब समझ गए? वो प्राचीन गणित के क्या थे? इतिहासकार थे। ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन। उन्होंने लड़के आइंस्टाइन के बारे में या आइंस्टाइन के लड़कपन के बारे में बच्चों एक कहानी सुनाई है, दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड। जिसको बच्चों क्या करते हैं? जिसको वे दैट ही कैरेक्टराइजेज का मतलब होता है दैट ही क्लासिफाइज एज ए लीजेंड, अर्थात जिसको वह एक लीजेंड के रूप में, अर्थात एक दंत कथा के रूप में क्या करते हैं? उसको बच्चों क्लासिफाई करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। लेकिन बच्चों ऐसा जान पड़ता है कि लेकिन बच्चों वह कहानी, वह दंत कथा, वह गाथा, या वह किंवदंती, या वह जनश्रुति, या वह जो अनुश्रुति है, वह बच्चों काफी सही जान पड़ती है, प्रामाणिक जान पड़ती है। एज ही वॉज लेट टॉकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? एक लेट टॉकर। लेट टॉकर का मतलब जानते हो बच्चों? लेट टॉकर होता है जो देर से बोलता है, कई सालों तक बोला ही नहीं था। तो जैसा कि सबको पता है कि वो लेट टॉकर थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड, तो बच्चों उसके माता पिता परेशान थे। ये बहुत लाजमी है कि जब आपका बच्चा बोलता नहीं है, जबकि दूसरों के बच्चे बोल रहे हैं, आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, तो माता पिता का परेशान हो जाना लाजमी था। तो उसके माता पिता बड़े परेशान थे। तो बच्चों उसके माता पिता थे बड़े परेशान। लेकिन एक दिन बच्चों क्या हुआ कि ब्यालू की मेज के ऊपर अचानक एक डायलॉग बोल करके इस बच्चे ने कर दिया उन दोनों माता पिताओं को क्या? हैरान। कैसे किया? एट लास्ट, यानी अंततः गत्वा एट द सपर टेबल, माने ब्यालू की मेज पर वन नाइट, माने एक रात्रि को, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। उन्होंने बच्चों यह कह करके ही ब्रोक द आइस, ही ब्रोक द आइस टू से, अर्थात यह कह करके उसने चुप्पी तोड़ी, यह कह करके उसने सन्नाटा तोड़ा। क्या? द सूप इज टू हॉट। उसने बच्चे ने क्या बोला? सूप बहुत गर्म है। द सूप इज टू हॉट, यानी सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, माने ग्रेटली रिलीव्ड का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीमली रिलीव्ड, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि बहुत अधिक राहत मुक्त होकर के, समझ गए? ग्रेटली रिलीव्ड का मतलब उन्होंने राहत की सांस ली, बहुत अधिक राहत की सांस लेते हुए पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता ने पूछा, व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि उसने एक भी लफ्ज क्यों नहीं बोला इससे पहले। समझ में आ रहा है? उसके माता पिता ने बच्चों बहुत ही हैरान होकर के पूछा, हैरान भी हो गए। और रिलीव्ड का मतलब बहुत टेंशन फ्री, टेंशन फ्री होकर के, तनाव मुक्त होकर के उन्होंने पूछा कि व्हाई ही हैड नेवर स्पोकन इवन ए सिंगल वर्ड बिफोर, कि इससे पहले उसने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि अब तक एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, एवरीथिंग वॉज सिस्टेमेटिक। क्योंकि अल्बर्ट ने जवाब दिया कि इससे पहले सब कुछ सिस्टेमेटिक था, इससे पहले सब कुछ व्यवस्थित था, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन आज जब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं तो उसको ही हैड टू अटर, ही हैड टू अटर, इसलिए बच्चों उसको बोलना पड़ा। इस तरीके का बच्चों एक पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ आपको समझा दिया गया है। और आगे देखो, एक ही बच्चों एक दूसरा डायलॉग है, ये आपको समझाया जा चुका है, इस पर दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 48 के ऊपर बताया, खूबसूरत लड़की के पास बैठते हो, खूबसूरत लड़की के पास बैठते हो 2 घंटे, तो ऐसा जान पड़ता है मानो अभी 2 ही मिनट हुए हैं। लेकिन अगर आप किसी जलती हुई अंगीठी के करीब बैठते हो 2 मिनट, तो ऐसा जान पड़ता है मानो 2 घंटे हो गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि यही सापेक्षता है, दैट्स व्हाट वी कॉल रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी, इस पर बात हो चुकी है। अब बच्चों हम
ये बच्चों बहुत सरल शब्दों में उन्होंने सापेक्षता को समझाया है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई आदमी किसी बात को इतनी सरल भाषा में कहता है कि ऐसा लगे कि मानो उसने आपके दिल की बात कहती हो। दोस्त जब फेल होते हैं तो दुख होता है, परंतु दोस्त जब फर्स्ट आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो बच्चों ये 3 इडियट्स का डायलॉग है, इतनी सरल भाषा में कहा गया है। ये बात तो सबने महसूस की थी, लेकिन इतने सरल शब्दों में चेतन भगत ने जब इसको कहा तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसने अपने दिल की बात कह दी है। तो जब आपको ऐसा लगे कि उसने आपके दिल की बात को शब्दों का जामा पहना दिया है, तो वह बात क्या करती है बच्चों, आपके दिल पर सीधा असर करती है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। बच्चों ये कविता लिखी है W.B. यीट्स ने। किन ने लिखी है कविता, जरा देखना बच्चों, कौन थे W.B. यीट्स? W.B. यीट्स, ठीक है। अब बच्चों इनके बारे में 2-3 बातें आपको क्लियर कर दूं। जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों आता है क्रो एंड क्रो। क्या आता है? क्रो एंड क्रो। वो कहता है कि साहब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं सदी बालक की सदी है। द 20th century is the century of a child. The 20th century is the century of a child. यानी 20वीं शताब्दी एक बालक की शताब्दी है। ये बात किसके द्वारा कही गई? ये बात बच्चों क्रो एंड क्रो के द्वारा कही गई। अब प्रश्न ये कि बीच में क्रो एंड क्रो क्यों है? ये इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें एंड जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि साहब ये क्रो 1 है या 2 है? तो बच्चों इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे आप इतिहास में किताब पढ़ते हो शर्मा एंड पावा, शर्मा और पावा के शब्दों में तो 2 इतिहासकार मिलकर के भी एक किताब लिखते हैं। आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? यह भी ताज्जुब है बच्चों, ये किताब का लेखक कभी एक नहीं, एक से ज्यादा भी होते हैं। 1 इंच मुस्कान, ध्यान दो बच्चों, क्या बोला मैंने? 1 इंच मुस्कान, ये किताब का नाम है आपकी अजय जी। इस किताब को 2 जनों ने मिलकर लिखा है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी और उनके पति प्लस उनके पति, जिनका नाम बच्चों राजेंद्र भंडारी नहीं है, राजेंद्र यादव है। क्या नाम है? यादव। तो 1 इंच मुस्कान के लेखक 2 हैं। इन द सेम वे क्रो एंड क्रो बच्चों क्या ये 2 हैं, एक क्रो है दूसरी भी क्रो है। तो बच्चों ये 2 लड़कियों के नाम हैं। अब जरा अपन आगे और बढ़ते हैं। कई बार आता है J&K। अब प्रश्न ये है कि साहब क्या है J&K, 1 है कि 2 है? तो बच्चों अभी ये बात क्लियर हो जाती है कि 1 है कि 2 है। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको हमने समझाया था कि ध्यान देना, सैम, ठीक है, एंड सोफिया, सैम एंड सोफिया। लवर्स। अब जो होता तो यह है कि जैसे मैंने नाम बदले हैं, बाकी रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, ग्रेट लवर्स, इस तरीके का एक सेंटेंस बनता है। तो मैंने थोड़े पात्र बदले हैं। अब दूसरा मैं कहता हूं, जरा ध्यान दो बच्चों, J&K, समझ गए? J&K एंड जम्मू और कश्मीर। फिर दे दिया आपको B और दे दिया A, प्रॉब्लम स्टेट। अब बताओ, तो बच्चों आप ये देखते हो कि जब पहला वाला सेंटेंस है जिसको भरने की नौबत आती है तो आप क्या भरते हो? आप भरते हो सैम एंड सोफिया। अब बच्चों 2 हैं, 1 नहीं है, 2 हैं। सैम और सोफिया माना कि प्रेमी हैं, पर प्रेमी एक थोड़ी 2 होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या बच्चों प्रेजेंट में अगर आप भरना चाहते हो तो इज एम आर के हिसाब से एम तो आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, आप आर भरोगे। अब बच्चों J&K। अब जम्मू और कश्मीर को बच्चों एंड है, फिर भी ये दोनों क्या सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए आज ये आ रहा। जरा ध्यान दो, ए अगर मान लो ये 1 नहीं होता तो एक कैसे आता? तो आप क्या करोगे? J&K इज ए प्रॉब्लम स्टेट। तो आपने क्या देखा? एंड से अगर आपने 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ा है तो प्लूरल बन जाते हैं, एंड दे आर फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब इन जनरल। और आमतौर पर बच्चों उनके बाद जो वर्ब आती है वह प्लूरल होती है। बट परंतु अगर आपने 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा है और दोनों मिलकर के किसकी तरह फंक्शन करते हैं? एंड दे बोथ फंक्शन आफ्टर हैविंग बीन कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एंड से कनेक्ट होने के बाद भी बच्चों क्या करते हैं? सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो
आप उसको सिंगुलर मानते हैं, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग होगा। अब बच्चों प्रश्न मेरा यह है कि WB यानी विलियम बटलर यीट्स, ठीक है। अब आपको दिया बच्चों वाज और दे दिया वर, ब्रैकेट बंद, और दे दिया ए ग्रेट पोएट। आ गई समझ में बच्चों? जरा ध्यान दो, WB यीट्स वाज ए ग्रेट पोएट या WB यीट्स वर ए ग्रेट पोएट। तो माना कि बच्चों इसमें एस आ रहा है, इस एस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आएगा तो बच्चों ये ही, प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही है। माना कि इसके नाम के अंत में एस जुड़ा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है किड्स, उसके अंत में एस जुड़ा हुआ है तो क्या 2-4 किड्स थोड़ी हो गए हो। इसी तरीके से बच्चों यहां पर देखो WB यीट्स वाज अ ग्रेट पोएट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। अगर किसी प्रॉपर नाउन के अंत में एस जुड़ा हुआ भी है, इट डजंट मीन दैट इट हैज बिकम प्लूरल। अगर किसी प्रॉपर नाउन के अंत में एस जुड़ा हुआ भी है तो इट डजंट मीन दैट इट हैज बिकम प्लूरल, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल हो गया है। जैसे बच्चों मैथमेटिक्स एस आ रहा है, अब आ रहा तो आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें आप पूरे के वैसे पूरे भी नंबर ला सकते हो, बढ़िया से बढ़िया करोगे तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में तो आप कितना अच्छा कर दो, पूरे में से पूरे नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कटी जाएंगे नंबर। तो हालांकि आजकल तो चलन ऐसा हो गया है कि बच्चों को इंग्लिश भी खूब देने लगे हैं, इधर से 17 अंक आ रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं, बच्चे साहब 95 यूं आ रहा है। जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो उनका आता जाता कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, एक जमाना ऐसा था कि जब किसी के 60% नंबर आते थे तो वो बहुत होशियार होता था। अब 95 से बच्चा ज्यादा ला रहा है, लेकिन जब उसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस का फर्क बता, तो बस वो आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, है ना, वो गोज को तो जानता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप ये देखिए कि कुछ न कुछ गिरावट तो आ रही है। मैं एक कहना चाहता हूं सीधे शब्दों में अगर बात करें, जैसे मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन। उसी तरीके से बच्चों इसको अंक स्फीति कहा जा सकता है, ये मार्क इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। अंकों का अवमूल्यन तो निश्चित रूप से हो रहा है। एनी हाउ, तो WB यीट्स वाज अ ग्रेट पोएट, ये भी आपके समझ में आ गया है। तो बच्चों आप समझ गए अगर किसी के अंत में एस भी जुड़ा हुआ है तो भी वो क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। अब अपन बढ़ाते हैं अपनी बात को। ये कौन थे WB यीट्स बच्चों? ये आयरलैंड का कवि था, ये आयरलैंड का राष्ट्र कवि था। जैसे हमारे हिंदी का राष्ट्र कवि कौन है, सब जानते हैं हमारे हिंदी का राष्ट्र कवि है बच्चों, बताओ कौन है, आना चाहिए आपको। हिंदी का पहला राष्ट्र कवि बच्चों भूषण है, कवि भूषण है हिंदी का। दूसरा राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, और तीसरा राष्ट्र कवि कौन है, दिनकर। और चौथा या जो महिला राष्ट्र कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने कौन सी कविता लिखी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो पोएट लॉरियट अंग्रेजी में कहते हैं राष्ट्र कवि को, नेशनल पोएट नहीं कहते, पोएट लॉरियट। तो ये पोएट लॉरियट थे बच्चों कहां के, आयरलैंड। आप जानते हो आयरलैंड क्या है, तो बच्चों आप नक्शे में देखोगे ये तो आयरलैंड है, ठीक है बच्चों, और ये इंग्लैंड है, ठीक है। और दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, ये बच्चों आयरलैंड और इंग्लैंड जो है, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मिला करके आप क्या बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम कहते हो। दोनों बराबर यूनाइटेड किंगडम होता है। एनीहाउ, अब अपनी बात पर हम और आ जाएंगे। ये WB यीट्स जो थे बच्चों, ये हमारे रविंद्रनाथ के दोस्त थे, ठीक है। WB यीट्स वाज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्त थे। और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब जिसका नाम क्या है, गीतांजलि। ध्यान दो बच्चों, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑफरिंग सॉन्ग्स। ध्यान दो, ऑफरिंग सॉन्ग्स नाम की जो किताब है, जो आध्यात्मिक गीतों का संग्रह है, अगर हिंदी में बात करूं तो बच्चों इसको कहा जाता है गद्य गीत। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी के अंदर सबसे पहले गद्य गीत किसने लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे, ठीक है। उनकी गीतांजलि बच्चों गद्य गीतों का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। गीतांजलि किताब के ऊपर बच्चों सन 1913 में, ध्यान दो, सन 1913 में क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था बच्चों, नोबेल प्राइज। तो आप ये कह सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है बच्चों। फर्स्ट विनर थे, फर्स्ट एशियन विनर, एशिया के जो पहले एशिया के थे वो, जिन्होंने बच्चों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। जब इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था तो बच्चों जो नोबेल प्राइज की जो कमिटी है उसके मेंबर कौन थे, WB यीट्स थे। और इन्होंने ही इस बात को रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि टैगोर की किताब के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसकी बात यह भी है बच्चों की गीतांजलि की जो प्रीफेस है, प्रीफेस जैसे संविधान में पढ़ते हो आप, संविधान की प्रस्तावना, हालांकि उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, उस जगह उसका नाम क्या है, प्रीएम्बल। बात एक ही है।
तो जैसे संविधान की प्रियम्बल है बच्चों, एक ही सेंटेंस में लिख दी उसने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही सेंटेंस में, फुल स्टॉप भी नहीं है। एनीहाउ, तो बच्चों यहाँ जो प्रीफेस है इसकी W.B. येट्स ने लिखी है गीतांजलि की। प्रश्न अगर बनता है कि साहब गीतांजलि की प्रीफेस किसने लिखी है? W.B. येट्स ने लिखी है। इनको पुरस्कार मिला 1930 में, इसको स्वयं को पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला 10 साल बाद 1923 में। तो बच्चों ये जान लो कि 1923 में क्या हुआ, इस बंदे को भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर के क्षेत्र में। अब बच्चों कविता की बात करते हैं। द लेक आइजल, ये बच्चों जो आइजल शब्द है इसका मतलब क्या है? देखो ये आइसलैंड से बना है। देखो बच्चों आइसलैंड, अब बच्चों इसको आइसलैंड में जानबूझ के बोल रहा हूं, ये आइसलैंड गलत है बच्चों, आइलैंड बोलना चाहिए। आइसलैंड नहीं होता बच्चों, आइसलैंड तो यूं हो जाएगा, ये आइस और ये लैंड यानी बर्फ की भूमि। तो बच्चों ये अलग चीज है, ये अलग है। यहाँ एस का उच्चारण नहीं होगा, बोलो आइलैंड। आइलैंड यानी क्या होता है? द्वीप। द्वीप जानते हो? नदी के द्वीप। ये कविता नहीं है, ये हम नहीं कहते कि स्रोत से नहीं बह जाए, हम नदी के द्वीप हैं। तो द्वीप का मतलब बच्चों टापू होता है, एक ऐसा एरिया जो पानी से क्या होता है? चारों तरफ से घिरा होता है। दैट्स व्हाट यू कॉल आइलैंड। और एक ऐसा एरिया भी है बच्चों, जरा देखो ये भारत का, ये देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तीन तरफ से पानी है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पेनिनसुला, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पेनिनसुला। ये बच्चों ज्योग्राफी का शब्द है। पेनिनसुला का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप बच्चों एक ऐसा भूखंड होता है दैट इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम द 3 डायरेक्शंस, जो 3 दिशाओं से क्या होता है? जलावृत होता है। इस प्रकार के भूखंड को आप हिंदी में प्रायद्वीप तथा अंग्रेजी में पेनिनसुला कहते हैं। इसीलिए बच्चों आप इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं आप इन द लैंग्वेज। ये बच्चों ज्योग्राफिकल टर्म है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, कौन थे W.B. यीट्स। और बच्चों ये भी जान लो, आगे आपको ये चीज काम आएगी। इनकी एक बड़ी मशहूर कविता है, आगे पढ़ेंगे आप, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ये जो कविता है बच्चों, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड होती है, यानी जो बौद्धिक घृणा होती है, बौद्धिक घृणा, उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि क्या होती है बौद्धिक घृणा। और उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है ये सबसे बुरी बात है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हजार्ड टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हजार्ड्स टू ह्यूमैनिटी, अर्थात ये मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से खतरा क्या है, इंटेलेक्चुअल हेट्रेड। तो वो बातें अपनी जगह हैं। अब बच्चों अपन इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो बच्चों जो टाइटल है उसका मीनिंग समझो। द लेक यानी क्या होता है, झील, और आइजल का मतलब क्या होता है, झील का टापू। जैसे नदी के द्वीप, तो यहां पर क्या है, झील का द्वीप, झील का टापू। ऑफ इनिस्फ्री, तो बच्चों यहां पर ये बताया गया है कि इनिस्फ्री नामक झील का टापू, इनिस्फ्री नामक झील का टापू। इस कविता का मतलब है बच्चों इनिस्फ्री नामक झील का टापू। अब प्रश्न ये है कि ये इनिस्फ्री क्या है, तो बच्चों आप समझ लो ये एक नाम है। दिस इज द नेम, देखो बच्चों, नेम ऑफ ए प्लेस, ये बच्चों एक जगह का नाम है, इनिस्फ्री। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इनिस्फ्री एक जगह का नाम है। बच्चों ये कैसी जगह है, आप इसको कह सकते हैं हेमलेट। अब प्रश्न ये कि साहब हेमलेट क्या होता है, तो हेमलेट होता है बच्चों एक खेड़ा। खेड़ा का मतलब जानते हो, खेड़ा हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है स्मॉल विलेज, या कह सकते हैं ढाणी। क्या कह सकते हैं आप, ढाणी। तो बच्चों ये कोई ढाणी है, ये कोई खेड़ा है, ये कोई हेमलेट है। दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, दिस इज द नेम ऑफ अ हेमलेट। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ हेमलेट, इनिस्फ्री एक हेमलेट का नाम है, जहां पर क्या हुआ था, वेयर द पोएट, वेयर द मिन्स्ट्रेल, ये बच्चों शब्द है जो मैंने कवि की जगह लिखा है। मिन्स्ट्रेल यानी क्या होता है, पोएट होता है। तो वेयर द पोएट स्पेंट, जहां कवि ने क्या किया था, बिताया था। क्या बिताया था बच्चों, वेयर द पोएट स्पेंट, है ना, ए लॉन्ग टाइम, ठीक है बच्चों, ए लॉन्ग टाइम ऑफ हिज बॉयहुड, जहां इस कवि ने अपने लड़कपन का बहुत अधिक समय गुजारा था। जब कवि एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा क्या था, लड़का था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे से छोटा शिशु होता है, शिशु से बड़ा बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा लड़का होता है, लड़के से बड़ा किशोर होता है। क्लियर है। तो अपनी बॉयहुड के समय में या अपने लड़कपन के समय में ये जो मिन्स्ट्रेल है, मिन्स्ट्रेल माने होता है बच्चों कवि। तो वेयर द पोएट, वेयर द मिन्स्ट्रेल, W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, ही स्पेंट a long time of his boyhood, जहां पर बच्चों इसने अपनी किशोरावस्था या अपने लड़कपन का क्या बहुत अधिक समय गुजारा था। जब छोटा था, लड़का था ये, तो वो जगह बच्चों क्या है कि आज भी इसके अचेतन मन में कहीं न कहीं जगह किए हुए है। तो फिर बातें तो याद आती है। अब बातें याद आती है तो आपको पता बच्चों की भगवान श्री कृष्ण क्या थे, पहले नंदगांव में रहते थे, गोपियों के साथ में रास रचाते थे, बहुत मजे लेते थे, और बाद में श्री कृष्ण जो मथुरा के जब राजा बन गए, तो बच्चों ये बताओ कि क्या श्री कृष्ण को नंदगांव याद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए कृष्ण ने एक जगह कहा भी है कि उद्धव मोई ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव ये जो ब्रज है ये मेरे दिमाग से जो है निकाल ही नहीं निकलता है। आज महल में हूँ, रानियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उन गोपियों की बातें कुछ और थी। तो यहाँ क्या है बच्चों की, आपका ये जो कवि है जिसका नाम W.B. यीट्स है, ये बहुत बड़ा कवि बन गया है, ये आयरलैंड का राष्ट्र कवि बन गया है माना, ये बहुत बड़े शहर में रहता है माना, इसके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं, सब कुछ है माना। परंतु बच्चों न जाने क्यों इसके दिल में आज भी इनिस्फ्री नाम की वो जगह जहां पर इसने अपने लड़कपन का बहुत अधिक समय गुजारा था, वो जगह ऐसी थी कि वो प्रकृति की गोद में बसी हुई जगह का नाम है। वहां झील का किनारा था, ठीक है बच्चों, बैठा नीली झील किनारे, तो वहां नीली झील के किनारे बैठता था कभी, वहां नीली झील के किनारे बैठता था और नीली झील के अंदर उठने वाली पानी की जो रिपल्स या जो पानी की तरंगे हैं, उन तरंगों को कवि देखता था, तो उन तरंगों के साथ में कवि का मन भी स्पंदित हुआ करता था। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस झील में उठने वाली जल तरंगे
और कवि का हृदय दोनों एक ही तरंग दरिये के ऊपर स्पंदित हुआ करते थे। तो बच्चों वो बातें याद आती है। आपका कवि जो प्रकृति का कवि है, हालांकि ये कविता बच्चों विलियम बटलर यीट्स ने लिखी जरूर है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस कविता को पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे ये कविता किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि न जाने क्यों इस कविता के ऊपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसकी स्टाइल का इंप्रेशन या उसकी शैली का बहुत अधिक प्रभाव जो है वो इस कविता की पंक्तियों में देखने को मिलता। कविता बहुत छोटी है लेकिन कविता बहुत मशहूर है। आप जानते हो बच्चों, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखने में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत कम शब्दों के अंदर भी बहुत गहरी बातें कही जा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गागर में क्या भरी जा सकती है, गागर में सागर भरा जा सकता है। गागर में क्या भरा जा सकता है, गागर में सागर भरा जा सकता है। ऐसी कविता बच्चों, बहुत अच्छी कविता है। तो जैसे टैगोर की वो कविता बड़ी मशहूर है, कौन सी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उसी लेवल पर बच्चों ये कविता बहुत मशहूर है। तो इसमें वो कवि क्या कहता है कि वो इनिस्फ्री नाम की जगह थी जहां इसने अपना लड़कपन का समय गुजारा था। क्या क्या खास बातें थी वहां बच्चों, बहुत खास बातें थी। वहां झील का किनारा था, उस झील के किनारे के ऊपर बैठ करके जल में उठने वाली तरंगों का अवलोकन किया करते थे और साथ ही साथ इनका मन भी जो है, इनका हृदय भी क्या करता था, उन जल में उठने वाली जो लहरें हैं उन लहरों के ही पैमाने पर, उस एक ही पैमाने के ऊपर क्या होता था, इनका हृदय और वो तरंगे एक साथ क्या होते थे, तरंगित होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तरंग दरिये के ऊपर स्पंदित हुआ करते थे। आगे और बढ़ते हैं अगली बात। दूसरी बात, शाम का जब समय आता, जब शाम का समय, बल्कि शाम का क्यों बच्चों, पहले दोपहर का समय आएगा तो दोपहर के अंदर क्या होता था, लाल जामुन की तरह दोपहर वहां तपा करती थी। लाल जामुन की तरह वहां दोपहर तपा करती थी। और क्या होता था, और बच्चों जब शाम का समय आता था तो पक्षी अपने परपर से क्या करते थे, पूरे आसमान को अपने पंखों से भर देते थे। लिन्नेट नाम के जो पक्षी हैं, जो डूम चिड़ियां हैं, गांव में बच्चों आप जानते हो खेतों के अंदर जब हम अपनी रास बिछाते थे, एक चिड़ी चूं 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 करती रहती है, उसे बच्चों हम डूम चिड़ी कहते हैं। उसे रामगंगरा पक्षी कहा जाता है। तो ये लिनेट नाम, ये डूम चिड़ियां जो है बच्चे आती है और पूरे शाम के समय क्या करती है, पूरे आकाश को अपनी ची 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 ची, और मेरा कहने का मतलब अपने कदरऊ और अपने पर यानी पंखों को फड़फड़ फड़फड़ उस ध्वनि से क्या करती है, ये पूरे आसमान को निनादित करती रहती है। कवि के मन में क्या होता है बच्चों, एक सरगम, कवि के मन में एक सरगम, कवि के मन में एक संगीत का जो है एहसास होता है, एक संगीत का झरना फूटता है। ऐसी मस्त शाम है तो मुझे डोर कोई खींचे, तो बच्चों वहां क्या होता है, इसको कोई डोर खींचती है, इसके मन में बार बार आता है कि कहां चला जाए, ये इनिस्फ्री में चला जाए। बच्चों जरा ध्यान दो, दिस वेल नोन पोयम, यानी दिस इज ए फेमस पोयम दैट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग। ये कविता क्या करती है बच्चों, इस कविता में एक्सप्लोर किया गया है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुसंधान करती है ये कविता। किसका अनुसंधान करती है, पोएट्स लॉन्गिंग। पोएट्स लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चों कवि की कामना, द पोएट्स डिजायर फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री नामक जगह के ऊपर जाकर के कवि क्या करता है, सुकून को पाना चाहता है, शांति को पाना चाहता है। पीस माने होता है बच्चों शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति या स्तब्धता। तो कवि इनिस्फ्री नामक स्थान के ऊपर शांति और स्तब्धता की को पाने का अभिलाषी है और इस बात का अनुसंधान करती है ये कविता। इस कविता में बताया गया ये कवि जो है इनिस्फ्री नामक स्थान पर जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है और जाकर के क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू अटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी देयर। और बच्चों वहां जाकर के शांति और निस्तब्धता को प्राप्त करना चाहता है। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। बच्चों इनिस्फ्री एक ऐसी जगह का नाम है जहां एक लड़के के रूप में उसने काफी समय बिताया। एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है कि ये किसी जगह का नाम हो, लेकिन बच्चों मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये किसी जगह का नाम नहीं है, कोई काल्पनिक, ये तो बच्चों कवि की मनोदशा है। ये बच्चों कवि की क्या मेंटल स्टेट है। क्या बच्चों जरा बताना, मेंटल स्टेट का मतलब है कोई ऐसी जगह है, जैसे बच्चों आप जानते हो वो क्या कहते हैं, एक जगह एक शब्द है जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आते मैं बताऊंगा आपको। तो काल्पनिक जगह, एक ऐसा स्वर्ग होता है बच्चों, काल्पनिक होता है लेकिन वो इस धरती में कहीं नहीं होता है। वो एक ऐसी जगह है, याद आते मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्चों जो है मेंटल स्टेट है, इनिस्फ्री नाम की जगह मुझे लगता है इस दुनिया में कहीं नहीं है। ये तो उसकी मेंटल स्टेट अर्थात उसकी इमेजिनेशन है, शायद ये उसका आदर्श है, ये आदर्श है बच्चों। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थ का वर्णन किया गया इस कविता में, जैसे प्रेमचंद करता है। यथार्थ मानी जो है, क्या है, शहर में है, बड़े शहर में है, जहां धुआं है, जहां प्रदूषण है, जहां कोलाहल है, वहां कवि है, ये यथार्थ है। और कैसा होना चाहिए,
होना ऐसा चाहिए कि बिल्कुल प्रकृति की गोद हो, भंवरों की गुनगुन हो और फूलों की क्या हो, महक हो, और झील की लहरें हो, और पक्षियों की परपर हो, और किसी का प्यार भरा नगमा हो। होना ऐसा चाहिए। तो बच्चों होना ऐसा चाहिए और है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसा होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि ये कवि के मन की क्या हो सकती है, ये मेंटल स्टेट हो सकती है, अर्थात एक कल्पना हो सकती है। जैसे आप आर के नारायण को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बार बार एक जगह का नाम देता हो मालगुडी। अब आप इस बात को जानते हो कि मालगुडी नाम की जगह इस पूरी धरती के ऊपर कहीं भी नहीं है। मालगुडी नाम की जगह इस पूरी धरती के ऊपर कहीं नहीं है। ये तो बच्चों एक काल्पनिक स्थान है। दिस इज द नेम ऑफ एन इमेजिन्ड प्लेस। दिस इज द नेम ऑफ एन इमेजिन्ड प्लेस, अर्थात बच्चों ये तो एक कल्पित जगह का नाम है। और ये इस कल्पित जगह की सृष्टि किसने की है, आर के नारायण ने। तो बच्चों बताया गया है कि देखो दिस पोएम इज अ लिरिक। ये कविता क्या है बच्चों, ये कविता एक लिरिक है। दिस पोएम इज अ लिरिक, अर्थात ये कविता एक लिरिक, अर्थात ये गीत जो है बच्चों, ये कविता एक नगमा है, एक प्यार का नगमा है, ठीक है। और मौजों की रवानी है। किसकी रवानी है, मौजों की। कौन सी झील है, झील में मौजें लहर, झील में बच्चों मौजें उठती है तो मौजों की रवानी है। इस तरीके से बच्चों इस कविता का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और पोएट के बारे में भी आपको बताया। पहला बंद कहता है आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं आई विल राइज एंड आई विल स्टैंड अप, अब मैं खड़ा होऊंगा, एंड आई विल डायरेक्टली गो, और अब मैं बच्चों सीधा जाऊंगा, नाउ माने अब कहां जाऊंगा, एंड गो टू इन इज फ्री, एंड आई विल नॉट स्टॉप इन द वे, और मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, आई विल डायरेक्टली रीच इन इज फ्री, और बच्चों सीधा मैं कहां पहुंचूंगा, मैं इस फ्री नामक उस जगह पहुंचूंगा, एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एंड आई विल बिल्ड देयर ए स्मॉल हट, और वहां जाकर के बच्चों में बनाऊंगा एक पर्णकुटी, आई विल मेक ए पर्णकुटी, आई विल मेक ए स्मॉल हट देयर, मैं वहां एक जो पर्णकुटी बनाऊंगा जो किसकी बनी होगी, ऑफ क्ले, जो बच्चों आप जानते हो जब हम छोटे होते हैं तो नाडी में से तालाब में से काली मिट्टी लाते हैं और उससे खिलौने बनाते हैं, तो वो चिकनी होती है, उसको कहते हैं प्लास्टिक अर्थ। कैसी अर्थ, प्लास्टिक अर्थ का मतलब होता है बच्चों जो चिकनी चिकनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी से, एंड वेटल्स मेड, और वेटल क्या होते हैं, वेटल का मतलब बच्चों ये जो तिनके हैं, घास फूस है, जैसे आप मान लो छपरा बनाते हो तो किसका बनाते हो, उसमें बच्चों खीप लगती है, उसमें पानी लगती है, उसमें जोड़ लगते हैं, तो ये जो सारा सामान है इससे मिलकर के मैं बनाऊंगा एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, यानी आई विल हैव देयर 9 लाइन्स ऑफ बीन, अर्थात सेम नाम का जो फल होता है, उस सेम की फल तो क्या है, फड़ी है, तो मैं सेम की क्या करूंगा, सेम की फड़ियों की 9 कतारें लगाऊंगा, मैं सेम की फलियों की 9 कतारें लगाऊंगा, और क्या करूंगा, सब्जी उन्हीं की बनाई खाऊंगा, नहीं तो ये तो क्या है, ये सिंथेटिक आता है बाजार में तो सारा गड़बड़ झाला है, बीमारियां लेके आता, कोरोना पता नहीं क्या क्या है ना। तो हाई फॉर द हनी बी, और मैं अपनी आवश्यकता पर शहद पाने के लिए क्या करूंगा, आई विल आल्सो कीप ए हाइव ऑफ हनी बी देयर, अर्थात मैं मधुमक्खियों का एक छत्ता भी वहां अपने पास रखूंगा, एंड लिव अलोन, और अकेला निवास करूंगा कहां, इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड यानी होता है बच्चों एन ओपन प्लेस इन द फॉरेस्ट, अर्थात जंगल के उस खुले स्थान में, जंगल के उस खुले स्थान में बच्चों क्या होगा, जहां पर मधुमक्खियों की भिन भिनाहट होगी, और उस मधुमक्खियों की भिन भिनाहट के सरगम से युक्त उस जंगल के खुले स्थान में एक अकेली मेरी ही सत्ता होगी, मैं एक अकेला रहूंगा, और क्या करूंगा, बड़े आनंद से रहूंगा। तो इस तरह से बच्चों आज की बात ही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।